अच्छा देखो, लेटिस एनर्जी हमारे पास क्या थी? इट इज द एनर्जी इन्वॉल्व, जो भी हमारे पास एंथैल्पी थी, व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आयनिक कंपाउंड इज फ्रॉम 1 मोल फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस, तो इसमें मैग्नीशियम आयन होगा, Mg2 पॉजिटिव गैशियस आयन और O2 नेगेटिव गैशियस आयन। ये एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन है इज नोन एज लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एनर्जी किस तरह से ज्यादा या कम होती है, तो वो फैक्टर्स क्या हैं? देखो, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं सिंपल बस। एक है साइज ऑफ आयंस और दूसरा है चार्ज ऑफ आयंस। बोथ कैटाइन एंड एनाइन दोनों की बात हो रही है, साइज ऑफ आयंस एंड चार्ज ऑफ आयंस। तो जितना बड़ा उसका साइज होगा, किस कैटाइन या एनाइन का, अगर साइज ऑफ अ कैटाइन या एनाइन इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर चार्ज ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। यू गाइस मस्ट हैव स्टडीड कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फिजिक्स। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी मींस लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, जो कि लैटिस एनर्जी बना रहा है। ये एनर्जी रिलीज अगर ज्यादा हो रही है, इट मींस लैटिस इज मोर स्ट्रॉन्गर। व्हाई लैटिस इज स्ट्रॉन्गर? बिकॉज कैटाइन एंड एनाइन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद द ग्रेटर फोर्स। तो अगर दोनों में से चार्जेस इंक्रीज होंगे, चाहे कैटाइन का इंक्रीज हो चाहे एनाइन का इंक्रीज हो या दोनों इंक्रीज हो, तो जब चार्जेस इंक्रीज होंगे तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वी कैन से चार्ज ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी इंक्रीज इन। अच्छा, हम बात कर रहे हैं लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी की ना, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी की तो हम बात कर नहीं रहे, ब्रेक डाउन करने की। तो जब फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हीट एनर्जी रिलीज ही होगी, क्योंकि बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी हीट एनर्जी रिलीज होगी तो डेट वुड बी एक्सोथर्मिक। सही है। तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इट बिकम्स मोर नेगेटिव। जितना हम कहेंगे कि लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिकमिंग मोर नेगेटिव। इंक्रीजिंग द चार्ज इंक्रीजेस द लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक होगी या ज्यादा होगी, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा होगी? तो सोडियम क्लोराइड पे सोडियम आयन इज पॉजिटिव, क्लोराइड आयन इज नेगेटिव। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम आयन इज 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन इज 2 नेगेटिव। greater number of charges are involved, मतलब greater value of charge is involved in magnesium oxide, तो इसकी lattice energy obviously ज्यादा होगी magnesium oxide की as compared to sodium chloride. Similarly, size of ion अगर increase करोगे तो lattice energy decrease हो जाएगी, मतलब less exothermic हो जाएगी. We can say कि size of ion is inversely proportional to lattice energy और directly proportional to charge. इस कूलम्स लॉ में अगर मैं रेडियस इंक्रीज करता हूँ, रेडियस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक आइन है, ये पॉजिटिव आइन है और एक नेगेटिव आइन है, ठीक है। अब अगर इनका कैटाइन और एनाइन या इनमें से किसी एक का भी साइज अगर इंक्रीज होता है, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, इन शॉर्ट लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसको हम केमिस्ट्री के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? देखो, जब भी साइज ऑफ आइन इंक्रीज होता है तो हमारे पास आइन जो है उनका एरिया बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, मतलब एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्चुअल में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 3D में होता है ना सब कुछ। तो जो चार्ज है ना उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन की, तो सोडियम +1 है और पोटेशियम जो है वो भी +1 है। जो चार्ज तो सेम है, लेकिन पोटेशियम आयन का चार्ज बड़ा होगा क्योंकि उसके पास 3 शेल्स होते हैं और सोडियम आयन के पास 2 शेल्स होते हैं। तो जब चार्ज तो सेम है लेकिन साइज बड़ा है, तो वही चार्ज जब ज्यादा वॉल्यूम पे फैल जाता है तो हम कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ आइन बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
सही है। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब कि जी सर ये एस क्या है? ये तो कांस्टेंट है। और क्यू एनर्जी है क्या? Q1 Q2 एनर्जी, और आर क्या है? मरियम उसको छोड़ दो, एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप? नहीं वो मैंने ऐसे ही फिजिक्स का एक फॉर्मूला उठा लिया था समझाने के लिए, अगर नहीं पता है वो फॉर्मूला तो छोड़ दो। ओके ये सर। वाली चीज जो मैं ये बता रहा हूँ ना ये याद होनी चाहिए। साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है कि चार्ज कितना कंसंट्रेटेड है। अगर चार्ज बड़े वॉल्यूम पे फैल गया है तो उसकी अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी तो कैटाइन और एनाइन में अट्रैक्शन पावर कम होने का मतलब ये है कि वो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो गई है, लेस एक्सोथर्मिक हो गई है। बस ये दो फैक्टर्स हैं, ये याद रखना है आपको। मैं इन सबको समराइज कर देता हूँ। हैंडआउट्स अगर मैंने भेज दिए तो उसमें भी लिखा हुआ है। चार्ज अगर आपका इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आइंस इंक्रीज होगी, तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब है लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इसी तरह अगर चार्ज क्या कहते हैं साइज, आपका साइज ऑफ आइन इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइंस के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस इट विल बिकम लेस एक्सोथर्मिक। सही है। जैसे सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है, तो इसकी किसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी मोर एक्सो होगी? सोडियम क्लोराइड की। आयन में चार्ज सेम है लेकिन ब्रोमाइड का साइज क्लोराइड के साइज से बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप है ना, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। सोडियम सोडियम कैटाइन दोनों में सेम है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो इसमें किसकी लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक होगी या ज्यादा होगी? तो दैट वुड बी मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, क्लोराइड -1। तो मैग्नीशियम का साइज, मैग्नीशियम आयन का साइज सोडियम आयन से छोटा भी होता है, आपको ये भी पता है, अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम अक्रॉस द पीरियड है, तो अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें किसकी लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक होगी? मैग्नीशियम क्लोराइड की, क्योंकि चार्जेस तो सेम है, +2 -1 +2 -1, लेकिन कैल्शियम आयन का साइज बड़ा है क्योंकि पीरियड 4 में, मैग्नीशियम पीरियड 3 में। सही है। समझ आ गई यहाँ तक बात? आगे बढ़े। ये आपने याद रखना है, ये जो मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन इन सॉरी लैटिस एनर्जी है ना, ये मैंने समराइज कर दिया आपके लिए। कोई सवाल है किसी का? आगे बढ़े। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है आयन पोलराइजेशन। देखो आयन पोलराइजेशन क्या होता है बेसिकली, मैं डेफिनेशन ना हैंडआउट में सब लिखी हुई है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आयन पोलराइजेशन क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको कहते हैं? कि भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग में व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पे कहाँ ज्यादा है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड है, तो सोडियम कैटायनिक साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एनायनिक साइज। रीजन उसका क्या है? क्योंकि जो ब्रोमीन है उसके पास नंबर ऑफ शेल, ब्रोमाइड एन के पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, पीरियड 4 का है, मतलब पीरियड 5 का है, लेकिन जब वो आइन बनाएगा तो उसके पास 5 शेल्स होंगे। सोडियम आइन पीरियड 3 का है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 शेल्स रह जाएंगे उसके पास, तो बहुत बड़ा फर्क है साइज में। तो होता है क्या है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपने दे तो दिए हैं उसको, ब्रोमाइड को, लेकिन जो सोडियम का न्यूक्लियस है वो, जब वो जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और जो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में ही है ना, तो सोडियम का न्यूक्लियस दो, बिकॉज इट इज वेरी नियरर टू द आउटर शेल ऑफ ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स ना अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। ये आदत से मजबूर है क्योंकि इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसके बहुत करीब से किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन अगर गुजरेगा तो ये खींचने लग जाता है इसको। इस फिनोमिना को हम कहते हैं, दिस इज द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन
किसकी डिस्टॉर्शन हो रही है? ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड? जो एनाइन पे। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन। और कौन डिस्टॉर्ट कर रहा है? कैटाइन। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन बाय नेबरिंग कैटाइन। सही है। सर अब ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन बाय नेबरिंग कैटाइन। देखो, कैटाइन जो है ना वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज नोन एज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये डिस्टॉर्शन जो है वो डिपेंड कर रही है कैटाइन के ऊपर। कैटाइन जितना ज्यादा स्मॉल होगा और उस पर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फिनोमिना है ना पूरा, इसको हम कहते हैं आयन पोलराइजेशन। पोलराइज हो रहा है एनाइन बाय कैटाइन। तो पोलराइज कौन कर रहा है? पोलराइज कर रहा है कैटाइन, इट पोलराइजेस। और पोलराइज्ड हो कौन रहा है? एनाइन। सही है। तो पोलराइजेशन पावर किसकी होगी? कैटाइन की होगी। वो कैटाइन जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है वो क्या करेगा? ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, आयन पोलराइजेशन एनाइन की। इसकी वजह से ना जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, क्योंकि दो क्लोरीन एटम अगर हैं या कार्बन और हाइड्रोजन है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता ना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये तो वैसे हमारे आयनिक कंपाउंड था जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम जो है अगर इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो उसमें फिर वो वापस खींचने का कि ब्रोमीन दे तो नहीं रहा है उसको वापस, लेकिन अच्छा खासा वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है। इसको कहते हैं आयन पोलराइजेशन। मतलब शेयरिंग वाला एक फैक्टर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, जिससे हम कहते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू आयन पोलराइजेशन। आयन पोलराइजेशन ज्यादा कब होगी? मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आयन पोलराइजेशन को? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन पोलराइजेशन। देखो, अगर कैटाइन आपका पावरफुल है, पावरफुल होने से क्या मतलब है कि कैटाइन आपका स्मॉल है, तो स्मॉल मींस कि उसका साइज छोटा है, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो एनाइन के आउटर शेल से करीब होगा, तो वो ज्यादा फोर्सफुली खींच सकेगा। तो जब कैटाइन स्मॉल होता है और कैटाइन पे चार्ज बड़ा होता है, कैटाइन हैज ग्रेटर चार्ज, तो पोलराइजेशन ज्यादा होती है। या फिर एनाइन को भी देखना पड़ेगा, अगर एनाइन जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब एनाइन इज लार्ज, जैसे ब्रोमीन था, उसका न्यूक्लियस जो है वो दूर है उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से, वरना वो सोडियम की मजाल ही नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके। वो क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि ब्रोमीन का न्यूक्लियस जो है वो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल से काफी दूर है, पहुंच से दूर है, तो सोडियम उसको आराम से खींच पा रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में उतना ज्यादा कैटाइन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब एनाइन का अगर चार्ज बड़ा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करे हुए हैं, तो इट मींस कि कैटाइन को ज्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो वी कैन आल्सो से चार्ज ऑफ एनाइन, ग्रेटर चार्ज ऑफ एनाइन will lead to greater polarization. Anion has greater charge. तो जितना ये दो फैक्टर ज्यादा होंगे, एनाइन जितना बड़ा होगा उतना उसका चार्ज बड़ा होगा, तो उतनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई भी होगी उस एनाइन की, ग्रेटर पोलराइजेशन हुई भी होगी। सर एनाइन का दूसरा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दे। देखो, एनाइन के आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे ब्रोमाइड है और दूसरा जो है लेट से सल्फाइड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो कैटाइन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा कहलाएगी ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ब्रोमाइड के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उसने गेन सिर्फ एक किया हुआ है, तो वो जो गेन किया हुआ होता है ना उसकी तरफ ज्यादा फोकस होता है।
तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। सही है एमन? जी सर। अच्छा, कैटाइन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना बड़ा उसका चार्ज होगा, उतनी ज्यादा वो पोलराइजेशन करेगा, मतलब उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर होगी। कैटाइन के लिए हम बात करते हैं पोलराइजेशन पावर की, और एनाइन के लिए बात करते हैं पोलराइजेशन की, क्योंकि एनाइन पोलराइज्ड हो रहा है, कैटाइन पोलराइज्ड कर रहा है। सही है। अभी क्यों ये 2 फैक्टर्स बताएं, क्योंकि हमें ना 2 चीजें समझनी है। एक तो हमें समझनी है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये एनर्जेटिक्स का चैप्टर, एक एनर्जेटिक्स का चैप्टर है, एक हमारे पास ग्रुप 2 है, और एक हमारे पास एंट्रोपी का चैप्टर है। ठीक है, ये सिलेबस के हिसाब से 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन हम जो है ना एनर्जेटिक्स अभी आगे जो मैंने आयन पोलराइजेशन पढ़ाया है ना, क्योंकि वो लैटिस एनर्जी से मिलता जुलता है, तो उसमें मैं ग्रुप 2 अभी साथ पढ़ा रहा हूँ, और फिर इंट्रोपी इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीनों चीजें आपकी एक साथ ना एनर्जेटिक्स में हो रही है कवर, ये अलग अलग पढ़ाया भी नहीं जाता, ग्रुप 2 जो है इसी के साथ पढ़ाया जाएगा। तो ग्रुप 2 में हमारे पास देखो 2 चीजें वो पूछता है, एक तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। देखो थर्मल, पहले तो ग्रुप 2 की अगर कार्बोनेट्स को रिकॉल करो फ्रॉम ओ लेवल, तो जो ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, ग्रुप 2 आर मेटल्स ना, तो उनके जो मेटल कार्बोनेट्स होंगे वो बेसिकली उनको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसको हम हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करेंगे तो डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, अब इसके नीचे फिर हमारे पास आपका बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, पहले स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, तो ये बना लेगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर आता है बेरियम कार्बोनेट, डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, तो बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इनको हीट करना पड़ रहा है, जिस मेटल कार्बोनेट को ज्यादा हीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिकम्पोज इट, इट मींस के उसको ज्यादा थर्मली स्टेबल है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए या जिसको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इट मींस के इट इज मोर थर्मली स्टेबल, इट कैन विथस्टैंड हायर हीट विदाउट डिकम्पोजिंग। सही है। अब होता क्या है डाउन द ग्रुप, अगर हमने चेक किया ना तो हमने देखा कि डाउन द ग्रुप thermal stability, DTG means down the group thermal stability of group 2 metal carbonates increases. इंक्रीज मतलब कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना वो लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाए, बट इफ यू वांट टू डिकम्पोज बेरियम कार्बोनेट यू नीड वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि इट इज मोर heat stable या more thermally stable, so this is more heat stable, which is more stable barium carbonate, less heat stable कौन है, magnesium carbonate। इसका रीजन आपको याद करना है, समझना भी है, और समझ नहीं आया तो याद करना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा रीजन है, कुछ भी नहीं है। देखो जो भी मेटल कार्बोनेट है ग्रुप 2 की वो 2 आयन से बनी हुई है, एक तो जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो मैग्नीशियम कैटाइन है, और एनाइन क्या है इसका, कार्बोनेट एनाइन है। ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम आयन है, और एनाइन जो है वो कार्बोनेट ही है, तो एनाइन तो सब में कॉमन है, लेकिन कैटाइन चेंज हो रहा है। डाउन द ग्रुप कैटायोनिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
मतलब मैग्नीशियम आयन का साइज छोटा है, कैल्शियम आयन का साइज बड़ा है। तो साइज ऑफ कैटाइन डाउन द ग्रुप, DTG इज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आपने डाउन द ग्रुप पूरा लिखना है जब भी क्वेश्चन में ना, मैं तो ऐसे लिखा हूँ शॉर्ट में। तो साइज ऑफ कैटाइन जो है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, चार्ज ऑफ कैटाइन क्या है, सेम है, चार्ज तो नहीं चेंज हो रहा ना, +2 ये सब पे। चार्ज ऑफ कैटाइन डाउन द ग्रुप सेम है। सही है। तो मुझे एक बात बता दो कि कैटाइन की जो पोलराइजेशन पावर है वो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? सर डिक्रीज। ऑफ कोर्स डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन चार्ज सेम है। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन डिक्रीज हो रही है। सही है। अच्छा, कार्बोनेट एनाइन जो है ना उसका साइज काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजेशन बहुत इजीली हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन पे क्या फर्क पड़ रहा होगा डाउन द ग्रुप? वो कम पोलराइज हो रहा होगा, मतलब पोलराइजेशन ऑफ एनाइन जो कि कार्बोनेट एनाइन है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि कैटाइन की पोलराइजेशन पावर डिक्रीज है, तो एनाइन के ऊपर जो पोलराइजेशन हो रही थी, जो डिस्टॉर्शन हो रही थी वो कम होगी, ठीक है। अगर डिस्टॉर्शन कम हो रही है, देखो डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है ना, तो बेसिकली जब ये टूट के ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम आयन जो है वो कार्बोनेट से उसका ऑक्सीजन छीन लेता है और फिर अपने साथ लगा लेता है। इसी तरह कैल्शियम का जो आयन है, क्योंकि अलग अलग है भाई, कैल्शियम आयन अलग है, कार्बोनेट आयन अलग है, ये सिर्फ आपस में अट्रैक्ट हुए हुए अपने चार्जेस की वजह से। लेकिन अगर कैल्शियम इस कार्बन से ऑक्सीजन छीन के अपने साथ लगा के कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, तो इट मीन्स के ये डिकम्पोजिशन है। और कैल्शियम ये काम कब अच्छा कर सकता है, मतलब इजिली कब कार्बन से उसका ऑक्सीजन छीन सकता है, जब कैल्शियम पावरफुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो स्ट्रोंशियम तो लेस पावरफुल है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज हो गई है। अब अगर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को मुझे डिकम्पोज करवाना है तो स्ट्रोंशियम तो लेस पावरफुल हो गया, तो मुझे उसको हेल्प करने के लिए हीट ज्यादा करवाना पड़ेगा, ताकि स्ट्रोंशियम भी वही काम कर सके जो मैग्नीशियम और कैल्शियम कर पा रहे हैं। सिमिलरली बेरियम का साइज और बड़ा हो गया, अगर बेरियम को कार्बन से ऑक्सीजन उसका छीनना है तो बेरियम की पोलराइजेशन पावर तो कम हुई भी है, तो मुझे हीटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जब मैं हीट ज्यादा करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रही है, इट मीन्स के मोर हीट स्टेबल है। आगे बात समझ। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट इंक्रीजेस। उसके रीजन क्या है कि साइज ऑफ अ कैटाइन इंक्रीजेस but charge stays same, due to which charge density decreases and polarization of carbonate decreases. So more energy is required to decompose or break the carbon oxygen bond in carbonate ion. सही है। अब ये डिटेल में मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके आंसर्स बना के आपको हैंडआउट में दिए हैं। इन केस अगर ये चीज समझ नहीं आई है पूरी, या आगे अभी एग्जाम में 2 महीने आप भूल गए, तो आपको जो इसका आंसर लिख पाया है ना वो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड ही आता है। एज इस फॉर्म में हमेशा आता है कि भाई what happens to the thermal stability of group 2 metal carbonates down the group, तो it increases and why it increases, same reason same answer, वो आपने कॉपी पेस्ट कर दें। आगे बढ़े। सिमिलरली हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स की भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, एएस में आप लोगों ने मेटल नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन का भी रिएक्शन देखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgNO3 अच्छा ये ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1 वगैरह के लिए नहीं आता, ये सॉलिड फॉर्म में। इसको आपने हीट करा तो हीट करने पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको बैलेंस कर दो इक्वेशन को, तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब चाहे वो मैग्नीशियम
नाइट्रेट हो, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, चाहे वो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट हो, चाहे वो बेरियम नाइट्रेट हो, सबकी इक्वेशन जो है वो एक ही जैसी बननी है, बस मेटल जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। तो इसमें बन जाएगा बेरियम ऑक्साइड, इसमें बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें बन जाएगा ऑक्सीजन। दिस इज हाफ एंड दिस इज 2। अच्छा, अब इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स क्या होती है डाउन द ग्रुप, ये भी इंक्रीज ही होती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट इंक्रीज होती है, एग्जैक्ट सेम रीजन जो मेटल कार्बोनेट का है वो इनका भी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप 2 साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस एंड चार्ज स्टेज सेम, सो चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस एंड पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, वहां पे कार्बोनेट आयन था, यहाँ पे नाइट्रेट आयन आ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाती है। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। इस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बोनेट के केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। कार्बोनेट के केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, और नाइट्रेट के केस में आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। एग्जैक्ट सेम आंसर है, सिर्फ कार्बोनेट जहां जहां लिखा है वहां नाइट्रेट लिख देना बस। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर भी लिख के दिया हुआ है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अभी ये नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ग्रुप 2 हमारा उतना ही था जितना हमने पढ़ा, खत्म हो गया। ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटीज ऑफ सल्फेट्स और वो भी है हमारे पास, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन वो हम क्या कहते हैं, इसके बात पढ़ेंगे जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का, क्योंकि उसके बगैर वो समझ नहीं आएगा। जैसे अब आयन पोलराइजेशन के बगैर ग्रुप 2 का मेटल कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन समझ नहीं आनी थी, इसी तरह अभी यहाँ पे हमें पहले जो है ना, अगेन एनर्जेटिक्स से एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज अनदर टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज। आई थिंक डेफिनेशन इसकी डिस्कस हुई थी या पता नहीं, लेकिन ये क्या है? इट इज द एनर्जी absorbed or released, means it can be both exo or endo, when 1 mole of an ionic solid dissolves in sufficiently dilute water, insufficient water to form very dilute solution. देखो, it is different from lattice energy. Lattice energy क्या था कि 1 mole of ionic compound हमारे पास बने from its gaseous ions. Definitions पे बड़ा फोकस करना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि फिर अगर डेफिनेशंस पक्की नहीं है तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकोगे इसका। ये थी लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन। 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड जो कि MgCl2 है, इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। गैसियस आयन है, एक्वस नहीं है, गैसियस आयन। इसी तरह जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो बेसिकली क्या है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जरा लैटिस एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑलरेडी हो, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ऑलरेडी है सॉलिड फॉर्म में, इसका 1 मोल ही रखना है, और इसको हमने डाला पानी में। अगर तो ये सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड है तो ये डिसॉल्व हो गया, आयोनाइज हो जाएगा, मतलब इसको पानी में डाल दिया एक्वस, तो इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, लेकिन वो आयंस पानी में है ना, तो इनकी स्टेट सिंबल क्या होगी, एक्वस। तो व्हेन वन इट इज अच्छा, इस केस में मतलब नमक है ना, नमक को पानी में डालो, NaCl को पानी में डालो, तो वो आयनाइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो उसका जो इंथैल्पी चेंज है ना, वो पॉजिटिव होता है, +3.9 किलो जूल पर मोल। कुछ सॉल्ट्स उनको पानी में डालो तो टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ सॉल्ट पानी में डालो डिसॉल्व करो तो टेम्परेचर कम होता है। मतलब कुछ एंडोथर्मिक, कुछ की डिसॉल्विंग एंडोथर्मिक होती है, कुछ की डिसॉल्विंग एक्सोथर्मिक होती है। तो वो जो इंथैल्पी चेंज है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज dissolved in sufficient water to form very dilute solution, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम सॉल्यूट, सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनाना। मतलब 1 ग्लास पानी में तुम्हें 10 चम्मच नमक नहीं डालना, 1 ग्लास पानी में
आधा चम्मच नमक डालो तो डेट मीन्स के सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, उसमें डिजोल्विंग प्रॉपर होगी। अगर 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक डालोगे तो वो सारा डिजोल्व नहीं होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, मतलब इन अदर वर्ड डाइल्यूट सोल्यूशन की। तो व्हेन 1 mole of an ionic compound is dissolved in sufficient water to form very dilute solution, or in other words you can say when 1 mole of an ionic compound is dissolved in water to form aqueous ions, even then aqueous ions. This enthalpy change is known as enthalpy change of solution. It can be both endothermic as well as exothermic. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को आपने पानी में डाल के डिसॉल्व किया है, तो इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आता है वो नेगेटिव में आता है, अराउंड -55 किलोजूल पर मोल। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो घरों में नमक होता है टेबल सॉल्ट, उसको अगर आप पानी में डालोगे तो इट विल डिसॉल्व टू प्रोड्यूस सोडियम एक्वासाइन एंड क्लोराइड एक्वासाइन। और इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे पास आता है +3.9 किलोजूल पर। इट मींस के इसकी डिसॉल्विंग एंडोथर्मिक है, मतलब जब NaCl को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो अगर थर्मामीटर डाल के आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर शुड डिक्रीज, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप डाल के डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। सही है, समझ आ गई है? अच्छा, अब जिस कंपाउंड का, जिस आयनिक कंपाउंड का इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर नेगेटिव होगा, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर नेगेटिव मींस मोर एक्सोथर्मिक, मतलब जिसका मोर एक्सो होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर नेगेटिव मींस सॉल्ट या कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल, कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। सही है, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब देखो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, अपना हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयंस दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ जाइंट आयनिक लैटिस ना। तो अगर इनको डिसॉल्व होना है तो आई थिंक हमारी बात हो गई थी कि पानी में अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है तो आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज तो है इस तरह से, और जाइंट आयनिक लैटिस है, मतलब अगर मुझे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग करना है तो क्योंकि बहुत सारे आयंस हैं और बहुत सारे देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, तो in order to break all these ionic bonds we need huge amount of energy, due to which NaCl has a melting point of 801 degree Celsius। सही है, तो इतनी ज्यादा मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से 8 टाइम ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा उसको in order to melt salt सोडियम क्लोराइड। लेकिन यही काम जो है ना पानी वाटर रूम टेम्परेचर पे कर देता है। वाटर में भी तो यही होता है ना, देखो मोल्टेन NaCl का क्या मतलब है कि आपने Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे उनको अलग अलग कर दिया, और एक नहीं बहुत सारे थे तो बहुत सारों को अलग अलग कर दिया, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड बन गया। लेकिन एक्वस सोडियम क्लोराइड में भी तो आयंस फ्री होते हैं, मूव हो रहे होते हैं, मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हुआ है एक्वस फॉर्म में भी। अब आपने इसको पानी में डाला है इसमें भी यही काम हुआ है, लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पे हो गया। तो वाटर ने ऐसा क्या करा, देखो वाटर क्या करता है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जैसे H2O है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली वाटर ने क्या करना है, जितने भी क्लोराइड आयन होंगे Cl नेगेटिव आयन, तो ये जो पार्शियल, अब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और वाटर क्योंकि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ हमला कर देंगे इस पर। ठीक है, जब भी मैं कह रहा था कि सॉल्यूट कम हो, NaCl कम हो, पानी ज्यादा हो, जब भी वो डिसॉल्व होगा। अगर आप नमक डालते रहोगे तो वाटर जो हमला कर रहे हैं क्लोराइड आयन और सोडियम आयन पे, तो वो इतने अब बढ़ गए कि वाटर जो है वो कम पड़ गए हमला करने के लिए। बेसिकली ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ना,
जैसे पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच में, इसको हम कहते हैं, ये क्लोराइड आइन तो आइन है ना, और जो वाटर के ऊपर पार्शियल चार्जेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको डायपोल कहते हैं। तो ये आइन डायपोल बॉन्ड बन जाते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आइंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। सिमिलरली सोडियम आइन जो पॉजिटिव है उसको भी वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, लेकिन उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो सोडियम पॉजिटिव आइन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी तरह बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको, अब है तो चार्ज छोटा, लेकिन इतने सारे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के वो उसको खींच के ले जाते हैं, क्लोराइड आइन से अलग कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि भाई ये आइंस अलग अलग हो गए, एक्वा सोल्यूशन बन गया, और यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन में, अगर तुम्हें याद हो कि हमारी पहली क्लास में बात हुई थी कि किसी इक्वेशन में अगर बॉन्ड ब्रेकिंग है और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों हो रही है तो फिर वो रिएक्शन एंडो एक्सो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन ही है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है, तो वो प्योरली एक्सोथर्मिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो उसमें तो हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना ही है ना, बस ऐड तो नहीं करना, तो वो एनर्जी देनी है, तो वो एंडोथर्मिक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्या कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन ब्रेक हो रहे हैं, NaCl में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, और बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हुई है, आयन और डायपोल्स के बीच में। अगर आयन डायपोल के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बने, इट मींस के एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब, इट मींस के वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जितना आयन डायपोल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा उतना एक्सोथर्मिक होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उतना मोर एक्सोथर्मिक अगर ये है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है तो इट मींस इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर एक्सोथर्मिक है, और जब इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर एक्सोथर्मिक है इट मींस सॉल्ट इज या कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मोर एक्सोथर्मिक होगी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन तो कंपाउंड मोर सॉल्युबल है, क्योंकि आयन डायपोल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बने ना, तो ज्यादा वो खींच खींच के लेके जा रहे हैं आयंस का वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ। समझ आ गई है यहाँ तक बात? ये सवाल तो नहीं है किसी का? एमन, फैज, कुमैल, मरियम, फिर इसकी डेफिनेशन ऑफ वाटर की जगह सॉल्वेंट है। इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेफिनेशन में हम वाटर की जगह सॉल्वेंट कह सकते हैं। हाँ सॉल्वेंट पे पोलर लेना जिसमें डायपोल हो। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो। अब इसमें आप ऑक्टेन ले लो, पेट्रोल ले लो, नॉन पोलर है, वो नहीं करेगा ना। आयन डायपोल बॉन्ड कैसे बनेंगे? वो तो नहीं होते ना, कार्बन हाइड्रोजन है ऑक्टेन में, दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते। सही है, परमानेंट डायपोल नहीं होते मतलब इसमें। यही पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? कुमैल, एस? सर मैं इतना ठीक है, समझ आ गई बात? कुमैल आगे बढ़ना है या क्लियर हुआ है, या कुछ पूछ रहे हो अभी भी? क्लियर है। ओके अच्छा, दूसरे टाइप का हमारे पास एक और इंथैल्पी चेंज है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज नोन एज इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। इसका सिंबल क्या है? HYD, हाइड्रेशन। अब ये क्या है कि जब भी हमारे पास कोई 1 मोल ऑफ गैसियस आयन होगा, जैसे सोडियम गैसियस आयन है, इसको पानी में डालो तो ये एक्वा साइन बन जाए, ठीक है। तो enthalpy change of hydration is the enthalpy change when 1 mole of a gaseous ion dissolves in water to form 1 mole of a aqueous ion। तो इसमें और सॉल्यूशन में क्या फर्क है?
देखो अक्सर सॉल्यूशन और इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो सॉल्यूशन में आपके पास आयनिक कंपाउंड है पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म, उसको आपने पानी में डाला है तब जाके एक्वासाइन बने। दोनों कैटाइन और एनाइन दोनों के एक्वासाइन अलग अलग बने। और हाइड्रेशन क्या है कि आपके पास ऑलरेडी गैशियस आयन था, उसको पानी में डाला है तो एक्वासाइन बने। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम बन रहा है ना, एक्वासाइन बन रहा है दोनों केसेस में, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो हाइड्रेशन में गैशियस आयन जो है वो एक्वासाइन बना रहा है, और सॉरी उल्टा कह, हाँ जी कह रहा हूँ, गैशियस आयन एक्वासाइन बना रहा है और सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पानी में डलने पे एक्वासाइन बना रहा है। बना दोनों एक्वासाइन ही रहे, लेकिन सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड फॉर्म में टू फॉर्म एक्वासाइन, और हाइड्रेशन में गैशियस आयन पानी में डिसॉल्व होकर एक्वासाइन बना रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रेशन एंडो होनी चाहिए या एक्सो होनी चाहिए या दोनों हो सकती है? जी दोनों हो सकती है। मरियम क्यों दोनों हो सकती है, एक्सप्लेन करोगे? अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, अगर नहीं तो एंडो। इट डिपेंड्स एनर्जी ऑन रिलीज कहाँ पे होगी? सर एनर्जी जब रिलीज होगी ना, एक जब सेकंड बॉन्ड बनते हैं, जी जी। बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? जब अगर आयनिक स्ट्रॉन्ग डाइपोल बॉन्ड, यस, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? जब आयन डाइपोल बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा ही है। जी तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट में। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे कहीं पे आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो गैशियस आयन था, उसको पानी में डाला, वाटर ने घेर लिया। सॉल्यूशन में तो बॉन्ड था ना आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में लिया था, यहाँ तो लिया ही गैशियस आयन, इसका तो किसी के साथ बॉन्ड है ही नहीं, तो किसी किस्म की बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें? नहीं है। तो क्या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी इसमें? जब बॉन्ड फॉर्मेशन कह रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी किस्म की बॉन्ड ब्रेकिंग है रिएक्टेंट साइड पे? नहीं है, क्योंकि वो था ही सिर्फ गैशियस आयन, और जब उसको पानी में डाला तो आयन डाइपोल बॉन्ड फॉर्म हुए, तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो किसी किस्म की हुई नहीं, तो किसी किस्म की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसमें? नो। तो फिर एक्सोथर्मिक होगा। हाँ, तो फिर ये तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, आप सेफली बिल्कुल कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ओके, समझ आई सबको बात? तो enthalpy change of solution can be endo exo both, but enthalpy change of hydration is only exothermic। ठीक है, ये सिर्फ exothermic होगा। जितना ज्यादा आपके पास आयन स्मॉल होगा और हाई चार्ज होगा, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल बॉन्ड बनेंगे, और उतनी ज्यादा enthalpy change of hydration मोर नेगेटिव होगा, मतलब मोर एक्सोथर्मिक होगा, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। मतलब अगर मैं, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्या कहते हैं, सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है, गैशियस आयन है, पानी में डालो तो सोडियम एक्वासाइन बनेगा और पोटेशियम एक्वासाइन बनेगा, तो इनमें से मोर एक्सो कौन होगा? पोटेशियम आयन या सोडियम आयन एक्वासाइन? मतलब ये दोनों की एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन मोर नेगेटिव किसकी होगी, ये पूछ रहा हूँ। सोडियम आयन की होगी ना, क्योंकि वो उसका साइज छोटा है, चार्ज तो सेम है, साइज छोटा है, तो आयन डाइपोल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना। सिमिलरली अगर मैं दो कैटाइन की बात करूं जिसमें एक का चार्ज बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन की बात करूं, तो मैग्नीशियम आयन की एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन मोर एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि उसका आयन डाइपोल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा? क्योंकि चार्ज बड़ा है। सही है, मतलब अगर मैं किसी ग्रुप 2 की बात करूँ ना स्पेसिफिकली, जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, स्ट्रोंशियम आयन हो गया, बेरियम आयन हो गया, तो डाउन द ग्रुप इनकी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो वो लेस एक्सोथर्मिक होती जाएगी ना। अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो इनकी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन
डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब लेस एक्सोथर्मिक या लेस नेगेटिव, क्योंकि जो आयन डायपोल बॉन्ड बनेगा वो वीकर बनेंगे, तो वीकर बनेंगे तो एनर्जी रिलीज कम होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी तो लेस एक्सोथर्मिक। तो उसका हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2। कुछ समझ आई बात? अच्छा, ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 को, जब ग्रुप 2 की सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखो, हमने 3 चीजें पढ़ी, नई चीजें जो हमने बिल्कुल ही नहीं देखी थी। एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी बॉर्न हेबर साइकिल में, नई A2 में, जो AS में नहीं देखी थी। एक लैटिस एंथैल्पी देखी हमने, एक एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन देखी, और एक एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन देखी है अभी। लैटिस एंथैल्पी क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म इट्स गैसियस आयन, ये हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सो होगी मतलब। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एक्वस आयंस, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और हाइड्रेशन हमने देखा कि इसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ अ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब आयन डायपोल बॉन्ड बन रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा, तो ये नेगेटिव है। इन तीनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। देखो, अगर मेरे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसको अगर मैंने पानी में डाला, डिसॉल्व किया, और वो उसके एक्वस आयन बन गए, तो ये कौन सी इंथैल्पी चेंज बन जाती है हमारे पास? दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अगर मेरे पास लेट्स से गैसियस आयंस हो, और कोई भी गैसियस आयन अगर मैं पानी में डालूं और वो एक्वस आयन बन जाए, तो ये क्या होगी? इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। और अगर गैसियस आयन से मैं आयनिक कंपाउंड बना लूं, 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, तो ये क्या हो जाती है? लैटिस इंथैल्पी। इनकी एक साइकिल बन रही है सारी इंथैल्पीज की, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और लैटिस। इसमें अगर मैं हेसेस लॉ लगाऊं, अब आप लोग एएस में जैसे भी लगाते आए हो हेसेस लॉ, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, मेरा रूट जो है ग्रीन वाला है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, तो लैटिस इंथैल्पी मेरे रूट के खिलाफ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो नेगेटिव में ले लिया। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज जस्ट एग्जैक्टली इन माय रूट, तो पॉजिटिव में ले लिया। n इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसमें मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैं ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में इंटरेस्टेड हूं कि वो डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे, तो जिसका इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन मोर नेगेटिव होगा, मुझे पता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम इसमें सब्जेक्ट बनाएं, तो ये क्या बन जाएगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस लैटिस इंथैल्पी। और यही रिलेशनशिप हमने अभी आगे यूज करनी है in order to explain the solubilities of group 2 metal hydroxides and group 2 sulfates. AS में अगर आप याद करो, आपने ग्रुप 2 पढ़ा था, और ग्रुप 2 में आपने ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट्स बाय डाउन द ग्रुप बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड सेम फॉर ग्रुप 2 मेटल सल्फेट के डाउन द ग्रुप 2 मेटल सल्फेट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी बनाता है, इनसॉल्युबल है। उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया था एएस में, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन चीजों, इस इक्वेशन से हम वो एक्सप्लेनेशन लेंगे। समझ आइए अब बात? यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आगे फिर हमारे पास इस चैप्टर की एक और क्लास है थ्योरी की, मतलब, और उसी में फिर हम पास पेपर्स पे आ जाएंगे। मतलब अभी दिस चैप्टर एनर्जेटिक्स वाला ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, उसके बाद हम एंट्रोपी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मर्ज करके, और फिर सारे पास पेपर्स इनके एक साथ करेंगे। मीनवाइल अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हो या पहले से इसको